अंततः बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। दरअसल में ये लड़ाई लंबे समय से चल रही थी, जिसके सूत्रधार ललन सिंह माने जाते हैं। ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जब आज से 2 साल पहले केंद्र में कैबिनेट का विस्तार हो रहा था और उस समय ललन सिंह मंत्री नहीं बने थे और आरसीपी मंत्री बन गए थे, उस समय से ही ललन सिंह इस फिराक में लगे हुए थे कि किस तरीके से बिहार में गठबंधन को तोड़कर महागठबंधन की तरफ चला जाए, और अंततः ललन सिंह को सफलता मिली। हालांकि इस आग में यही का काम उपेंद्र कुशवाहा ने भी किया और बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार टूट गई और महागठबंधन की सरकार बन गई। और आज पिछले मंगलवार को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक हुए थे और आज यानी कि इस मंगलवार को विधिवत बिहार में महागठबंधन की सरकार ने पूर्ण रूप ले लिया और 33 मंत्री मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिला करके बने। हालांकि पहले की तरह ही नीतीश कुमार के पास गृह, सामान्य प्रशासन और कार्मिक प्रशासनिक जैसे विभाग जो हैं वो रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के कद में कुछ वृद्धि की गई है। तेजस्वी यादव पिछली सरकार में भवन निर्माण मंत्री हुआ करते थे, लेकिन इस बार उनके पोर्टफोलियो में स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग को जोड़ा गया है और तेज प्रताप जो तेजस्वी के बड़े भाई हैं उनसे स्वास्थ्य विभाग को छीन लिया गया है और उनको वन एवं पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा अगर आप मंत्रालयों की बात करेंगे तो जो जदयू कोटे से 11 मंत्री हैं उसमें सिर्फ एक विजय चौधरी का पोर्टफोलियो बदला गया है और जो वित्त मंत्रालय अमूमन उप मुख्यमंत्री के पास हुआ करता था वो वित्त मंत्रालय अब विजय चौधरी के पास रहेगा और शिक्षा विभाग जो पहले विजय चौधरी के पास हुआ करता था वह अब आरजेडी कोटे में चंद्रशेखर जो मधेपुरा से विधायक हैं उनके पास चला गया है। इन सब के अलावा मंत्रालय में सामाजिक समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है और जो हमारे पास सूची आई है उस सूची में सबसे ज़्यादा 7 से 8 मंत्री जो हैं वो यादव जाति से बने हैं, जबकि 5 मंत्री जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से बनाया गया है। इसके अलावा अति पिछड़ी और पिछड़ी जाति से लगभग 7 मंत्री बनाए गए हैं। तो अगर आप सवर्ण की बात करेंगे तो सवर्ण कोटे से 3 सीटें राजपूतों को दी गई है, 2 भूमिहार को दी गई है, 1 ब्राह्मण को दी गई है, जबकि कायस्थ जाति यानी कि लाला जाति से एक भी व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया गया है। इन सब के बाद अब एक चर्चा जो है वो आप सरेआम हो गई है कि क्या आने वाले दिनों में महागठबंधन की यह सरकार सेप ले पाएगी, यानी कि अपने रूप में पूरी तरीके से सामने आ पाएगी। देखिए, दरअसल में कैबिनेट का गठन जब हो जाता है तो उसके बाद सरकार के पास एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो उस तमाम कामों को, तमाम कार्यों को एग्जीक्यूट करे जो उन्होंने जनता के बीच में दावे वादे कर रखे हैं। अब 15 अगस्त के दिन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से नीतीश कुमार एक अपील करते हैं और वह यह कहते हैं कि 10 लाख लोगों को जो तेजस्वी ने घोषणा की थी उनको रोज़गार दिया जाएगा, साथ ही 10 लाख अतिरिक्त रोज़गार के सृजन की भी व्यवस्था की जाएगी, यानी कि कुल 20 लाख लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। अब देखिए, ये किसी भी सरकार के बूते से बाहर की बात है, वो भी खास करके बिहार जैसे प्रदेश के लिए जो कि अभी एक तरीके से पिछले राज्यों की श्रेणी में खड़ा होता है। 2,38,000 करोड़ का यहाँ का कुल बजट है और ऐसी स्थिति में अगर आप 20 लाख लोगों को रोज़गार देते हैं और एक मिनिमम जो एक पैरामीटर आप सैलरी की रखते हैं वो अगर 20,000 रुपये भी रखते हैं तो लगभग ये बजट जो है वो 4 अरब के करीब पहुंच जाता है। और ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है, उनका बजट का जो आंकड़ा है वो काफ़ी कम है और राज्य सरकार कई मामलों में डेफिसिट में जा रही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास एक बड़ी चुनौती होगी कि 10 लाख लोगों को रोज़गार के साथ साथ 20 लाख लोगों को जो है वो रोज़गार दिया जाए या रोज़गार के सृजन जो है वो पैदा किए जाएं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में टोटल अगर आप राज्य सरकार की वैकेंसी को देखेंगे तो लगभग 1.5 से लेकर के 2.5 लाख पद जो हैं वो सरकारी हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर राज्य सरकार 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी कहाँ से देगी। इसके अलावा कई ऐसे मामले हैं जैसे कि राज्य सरकार, बिहार सरकार को कई मामलों में केंद्र के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो क्या आने वाले दिनों में केंद्र सरकार बिहार सरकार की जो राशि है वो राशि राज्य सरकार को मुहैया कराएगी? नीति आयोग की अगर आप रिपोर्ट को माने तो बिहार जो है वो पहले ही पिछले पायदान पर खड़ा है। तो ऐसी स्थिति में क्या केंद्र की एनडीए सरकार बिहार की महागठबंधन सरकार को आगे बढ़ने में मदद करेगी? इस तरह के कई ऐसे सवाल हैं जिस सवाल से न सिर्फ इस सरकार को जूझना पड़ेगा बल्कि आम लोगों के भी जहन में ये बातें आ रही हैं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ बातों को देखेंगे तो आरजेडी कोटे से जो कुछ मंत्री बने हैं उन पर पहले से कई ऐसे आरोप हैं जो उनके ऊपर लगाए गए हैं, उनके ऊपर आरोप चल भी रहे हैं।
तो ये भी एक बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है या फिर उठ रहा है कि क्या दागी लोगों को भी आरजेडी मंत्री बना रहा है। तो इस तरह के कई ऐसे सवाल हैं जो आम जनमानस में अभी फ़िलहाल तैर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच राज्य सरकार ने भले ही कैबिनेट का विस्तार कर लिया हो, कैबिनेट गठन कर लिया हो, मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया हो, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिन्हें लेकर के राज्य सरकार को कई मोर्चों पर जूझना पड़ेगा। और इन सब के बीच जो इस बात के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में, चूँकि जो नीतीश कुमार का कैरेक्टर रहा है उसको अगर आप एनालिसिस करेंगे तो नीतीश कुमार किसी भी एक जगह पर जाकर स्थिर होकर नहीं बैठते हैं। तो क्या ये महागठबंधन की सरकार आने वाले दिनों में 3.25 साल, चूँकि अभी 2025 के नवंबर में चुनाव होंगे बिहार विधानसभा के, उस समय तक न टेन्योर पूरा कर पाएगी, या फिर 2024 के अप्रैल चुनाव से पहले ही फिर ये सरकार चेंज हो जाती है। तो इस तरह के कई सवाल हैं जो सवाल अभी आम जनमानस में भी उठ रहे हैं और सरकार के भीतर भी इन सवालों को लेकर रस्साकसी है। एक और जो महत्वपूर्ण जानकारी वह यह है कि जदयू, आरजेडी और कांग्रेस का जो एक कोटा है, जो एक वर्ग है, उसमें भी इस बात को लेकर के नाराज़गी है कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया। कई ऐसे नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, जो इस आस में बैठे हुए थे कि उन्हें मुख्यमंत्री के आवाज़ से फ़ोन जाएगा और वो मंत्री बनेंगे, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया। तो कई ऐसे फैक्टर हैं जिस फैक्टर को लेकर के लोग इस सरकार पर एक साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी खड़ा कर रहे हैं। लेकिन सबके बीच इतना तय है कि एक बार फिर से बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है और सरकार खास करके नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, जो पीछे से किंग मेकर की भूमिका में काम कर रहे हैं, वह यह ज़रूर चाहेंगे कि यह सरकार लंबे समय तक चले और आम जनमानस की जो अपेक्षा सरकार से है उस पर यह सरकार पूरी तरीके से खरी उतरे। हालांकि इन सबके बीच हम भी यह निश्चित तौर पर इस राज्य सरकार को लेकर के यह शुभकामना व्यक्त करना चाहेंगे कि यह सरकार अपने पूरे टेन्योर को पूरा करे और बिहार जो लगातार पिछले राज्यों की श्रेणी में खड़ा है वह विकसित से विकासशील राज्य की श्रेणी में खुद को स्थापित कर सके। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए, ताकि हम आगे आने वाले दिनों में अपने इस कार्यक्रम को और भी बेहतर रूप दे सकें। पटना से फ़िलहाल इसके राजीव को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।